मझवार की जो पर्यायवाची जातियां हैं उसको आज तक आरक्षण क्यों नहीं मिल पाया। आज़ादी के बाद से जनगणना जब हुई उसके बाद से इसकी लड़ाई आखिर किसने लड़ी। मल्लाह की जो जातियां हैं उसको आर्थिक आधार पर आरक्षण क्यों नहीं मिल पा रहा है। इन जातियों को उनके जो व्यवसाय हैं उनको उस व्यवसाय जैसे मोरंग बालू खनन पट्टा आदि को दिलाने वाले जो नेता समाज में पैदा हुए और जो मंत्री भी रहे उनको उस आधार पर आखिर आगे क्यों नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। और ये उस समय की बात कर लें हम जब कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल जी के समय में इन जातियों का उद्धार होना शुरू हुआ था और मोरंग बालू खनन पट्टे दिए गए थे। सरकार के माध्यम से काफ़ी सहयोग हुआ और सरकार के माध्यम से सहयोग ही नहीं बल्कि आरक्षण के लिए भी जंग शुरू हुई। और ये जंग मनोहर लाल जी का परिवार में जो भी विधायक रहे और उनके लड़के सांसद रहे विधायक रहे वो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और कागजी कार्रवाई के आधार पर लड़ रहे हैं कि ये आरक्षण की लड़ाई आखिर सही मायने में कौन लड़ रहा है। समाज में गुमराह करने वाले बहुत से पार्टियां बहुत से संगठन हैं लेकिन कभी किसी ने कागजी आधार पर लड़ाई नहीं लड़ी। तो आइए जानते हैं मंत्री मनोहर लाल के पुत्र राम कुमार जी से जो पूर्व विधायक उन्नाव के हम बात करना चाहेंगे इस पूरे मामले पर। आखिर ये पूरा क्या मामला है। समाज जो मझवार की उपजातियों के आधार पर उनको आर्थिक आधार पर या जातिगत आधार पर आरक्षण नहीं मिल पा रहा है तो ऐसी स्थिति में समाज को कहाँ देखते हैं और समाज में आरक्षण की लड़ाई आखिर सही मायने में लड़ी जा रही है या फिर समाज को गुमराह करने वाले लोग लगे हुए हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले देखिए ऐसा है, संविधान में सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ, दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। संविधान में जो अनुसूचित जातियाँ अनुसूचित जनजातियाँ रखी गईं वास्तविकता ये थी कि वो 400 500 4000 संख्या थी पूरे भारत में। उत्तर प्रदेश की जो 76 जातियां हैं जो शेड्यूल में उसमें रखी गई हैं उनमें उन 76 जातियों के जो पर्यायवाची और जातिगत नाम हैं उनको भारत सरकार ने अपनी एक किताब 1961 में जो पब्लिश की उसमें उन्होंने उनको प्रकाशित किया। और उन सब जातियों का चाहे वो मझवार हो, गोंड हो, पासी तरमाली हो या तुरैया हो तो उनके जो पर्यायवाची हैं वो इस बुक किताब में भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा इनकी एक किताब पब्लिश की गई और उसी आधार पे हर 10 साल में जनगणना होती है। लेकिन ये जो उपजातियां इसमें दी गई हैं उनकी गणना करके मूल जाति जैसे मझवार को हम ले लें या गोंड को ले लें वो उसमें मिला के सिर्फ मझवार के नाम से रखी जाती हैं। उसमें कहीं भी माझी, मल्लाह, केवट या गोंड के जो उपजातियां हैं या पासी तरमाली की हैं उनको नहीं दिखाया जाता। तो सबसे पहले तो यही कमी शुरू हो गई। जनगणना के बाद दूसरी जो बिंदु है कि जो संविधान में जातियां रखी गईं उनमें कुछ जातियों को उनकी जो अनुसूची में हैं उनके जातिगत पर्यायवाची नाम तो उनके साथ संविधान में रख दिए गए और उसका लाभ उनको आरक्षण का मिलने लगा। लेकिन मझवार, गोंड, पासी तरमाली और तुरैया के जो पर्यायवाची जातिगत नाम हैं उनको संविधान में मझवार या गोंड या पासी तरमाली या भर के साथ नहीं रखा गया तुरैया के साथ। और जिसके कारण से जो सर्टिफिकेट लोगों के बने, मान लीजिए केवट हैं, मल्लाह हैं, बिंद हैं, तो वो सर्टिफिकेट अवैध माने गए और उनकी नौकरियां समाप्त की गई। तो जो कि अगर देखा जाए संविधान के दायरे में तो गलत है क्योंकि आप ही ने संविधान में वो जातियां रखी और उनके पर्यायवाची जातिगत नाम की लिस्ट भी आपने ही आपके गृह मंत्रालय ने पब्लिश की है। तो अब जब वो पब्लिश की है तो उनको उन जातियों को संविधान में उनके साथ रख दें, सारा विवाद उत्तर प्रदेश का ख़त्म हो जाएगा। हो ये रहा है कि कुछ जातियों के जिनके लोगों का वोट प्रतिशत दिखता है सरकार को कि ये ज़्यादा है तो उनकी उस अनुसूची में दी गई जाति के साथ पर्यायवाची और जातिगत नाम रखे जा रहे हैं। इसी तरह से दूसरे राज्यों में दक्षिण भारत के जहाँ पे जिन जातियों का दबाव है उनको नाम संविधान में उनकी जाति के साथ रख दिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चूँकि हम लोग संगठित नहीं हैं और विघटित कह लीजिए तो मझवार की लड़ाई हो चाहे गोंड की हो, पासी तरमाली की हो या तुरैया की हो, हर आदमी अपनी अलग कहानी कह रहा है। जब 93-94 में माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार बनी
और स्वर्गीय मनोहर लाल जी मंत्री बने थे, तो सबसे पहले जो प्रस्ताव बना था ये आरटीआई में हमने जो सूचना मांगी उसमें उन्होंने ये दिखाया है कि 1900 हम ये जानना चाहते हैं कि जो 1993 में या 94 में मनोहर लाल जी के समय में सपा सरकार थी, तो इन्होंने किसी संगठन के माध्यम से शायद प्रयास किया था। जी, अखिल भारतीय लोधी निषाद बिंद कश्यप एकता समता महासभा के वो संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन के प्रदेश अध्यक्ष थे। और इन दोनों संस्थाओं के माध्यम से ये रैली जब हुई बेगम हजरत महल पार्क में फरवरी में लखनऊ में, तो उसमें फूलन देवी की रिहाई हुई और मत्स्य पालन के पट्टे दिए गए, मोरंग बालू के पट्टे दिए गए, नाव घाटों के ठेके दिए गए, कुम्हारी कला के बर्तन दिए गए कुम्हारों को बनाने के, लोहारों को लोहारी कला के उपकरण दिए गए। तो बहुत से काम उस समय शुरू हुए थे और उसी समय पहला प्रस्ताव जो है 93-94 में बनाने का आदेश माननीय मुलायम सिंह जी ने इनके प्रस्ताव पर स्वर्गीय मनोहर लाल जी के दिया था। 2 बार प्रस्ताव। दूसरा प्रस्ताव जो है ये आपका जो बना था ये बना था 4/3/2008 को। ये दोनों प्रस्ताव सपा सरकार के थे और एक तीसरा प्रस्ताव जो मायावती के शासनकाल में दिया गया था उत्तर प्रदेश से केंद्र सरकार को, वो 27/7/2011 को वापस ले लिया गया। तो वो 2 सपा वाले थे, उसका क्या हुआ? उसमें माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने जब सरकार पर दबाव बनाया केंद्र सरकार पर, तो उसमें फिर दिनांक 27/7/2015 को भारत सरकार ये सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने उनको निरस्त कर दिया। और जो कि 2 प्रस्ताव उन्होंने निरस्त किए 93-94 का और 8 का, तो इसलिए इन्होंने बताया भी कि भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किसी भी प्रस्ताव को 2 बार निरस्त किए जाने के पश्चात पुनः प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाता है। तो निरस्त करने का प्रमुख कारण यही था? नहीं, प्रमुख कारण तो वो दूसरा था कि इसमें जो 17 जातियां पिछड़ी थीं, इसमें बहुत सी जातियां थीं जो कि परिभाषित ही नहीं है। जो गृह मंत्रालय ने 1961 में सूची प्रकाशित की है, उन जातियों के नाम उसमें जातिगत और पर्यायवाची नाम है ही नहीं। तो जब आपने उनको सम्मिलित कर दिया इसलिए वो निरस्त कर दिया गया। संविधान में परिभाषित नहीं थी इसीलिए शायद वो निरस्त कर दिया गया। तो लेकिन वहीं आप कहते हैं कि कुछ जातियों को इस सूची में उपजातियों में नाम है और परिभाषित किया है। उनको परिभाषित करके गृह मंत्रालय ने जो सूची 1961 में रखी, लेकिन उस सूची से संविधान के सामने उस मूल जाति जैसे मझवार, गोंड या पासी तरमाली या वो तुराया है, उसके साथ में वो पर्यायवाची या जातिगत नाम नहीं रखे। अगर वो रख देते तो ये सारा विवाद ही समाप्त हो जाता। अब हम लोगों ने 2014 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया था कि ये इनके सामने इनकी जातियों के उपजातियों के पर्यायवाची जातिगत नाम रखे जाएं। तो वो ज्ञापन जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने भेज दिया था उत्तर प्रदेश में प्रमुख सचिव समाज कल्याण को, और प्रमुख समाज कल्याण ने उसको भेज दिया अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति शोध संस्थान को, और ये प्रस्ताव वहाँ लंबित है। इसके बाद दूसरा प्रस्ताव हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को जो दिया 27/10/2020 को, किसके माध्यम से? हर जिले से समिति के माध्यम से ये जो हमारा ज्ञापन का है अखिल भारतीय लोधी निषाद बिंद कश्यप एकता समता महासभा और नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन या राष्ट्रीय निषाद संघ, इनके माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश के जनपदों से महामहिम जी को दिया गया। और इसकी जब हम लोगों ने आरटीआई डाली तो आरटीआई में हमको अवगत कराया गया कि ये जो है सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय से इसमें सेक्रेटरी ये बैकवर्ड कमीशन को, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इनको फॉरवर्ड कर दिया गया। अब फर्दर जो भी आपको कार्रवाई करनी है, जानकारी करनी है, तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस से आप कर लें। तो ये हमारे दोनों के दोनों प्रस्ताव चल रहे हैं। बाकी 17 जातियों का जो भी लोग उठा रहे हैं मुद्दा, वो तो चूंकि 2 बार भारत सरकार ने निरस्त कर दिया, अब कोई भी प्रस्ताव जाता है उस पर कोई विचार होना नहीं। तो निश्चित रूप से आपने आरटीआई के माध्यम से जो कदम उठाया है, निश्चित रूप से समाज में ये अलग जगा सकता है। सही मायने में समाज की लड़ाई के लिए अगर इस तरह से कागज़ों के साथ कार्रवाई करें और मंत्रालय से आरटीआई के माध्यम से सरकार से जवाब
तलब करें तो निश्चित रूप से ये समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा, आरक्षण भी मिल सकता है अगर इस तरह से लड़ाई को लड़ा जाए। क्योंकि आरक्षण जो है जातिगत आधार पर, और दूसरी बात ये जो गृह मंत्रालय ने 1961 में सूची जारी की थी उसके आधार पर, प्लस जातिगत जनगणना के आधार पर, इन तमाम सारे पहलू हैं, इसके आधार पर सरकार आरक्षण देती है। जो गृह मंत्रालय ने संविधान में दी गई अनुसूचित जातियां या अनुसूचित जनजातियों के जातिगत नाम, पर्यायवाची या समतुल्य नामों की सूची प्रकाशित की है, उस सूची से उन नामों को लेकर संविधान में रख दिया जाए, आरक्षण का लाभ मिल जाएगा। सही कह रहे हैं कि अगर आपका जो कथन है उसके आधार पर अगर ये जो गृह मंत्रालय है, अगर वो जो सूची जारी किया है उपजातियों का, अगर इस सूची को जो जातियां हैं उपजातियां, इसको संविधान में अगर रख दें जैसे कि अन्य जातियों को रखा है, तभी ये आरक्षण की लड़ाई कामयाब हो सकती है। और आप कश्यप निषाद लोधी बिंद समता एकता महासभा के माध्यम से आपके प्लस राष्ट्रीय निषाद संघ नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन के माध्यम से ये लड़ाई लड़ी जा रही है और आरटीआई के माध्यम से भी सारी जानकारी उपलब्ध कराई गई है और इसी आधार पर समाज में एक जागरूकता उत्पन्न की जा रही है कि समाज जो है अब जाग जाए, कौन सही मायने में सच्ची लड़ाई लड़ रहा है, कौन गुमराह कर रहा है, इसको लोग जाने समझें। क्योंकि समाज को गुमराह के रास्ते से अगर हटना है, समाज को आर्थिक सामाजिक स्तर पर आगे बढ़ना है, तो इस तरह के झूठे मक्कार, झूठे फरेब नेताओं से भी बचना पड़ेगा। एकजुट होकर सच्ची बात समाज के लोगों तक पहुंचाना प्रमुख सामाजिक संगठनों की जिम्मेदारी, जैसा कि राम कुमार जी पूर्व विधायक उन्नाव, इनका कहना है। ये संगठन के माध्यम से, आरटीआई के माध्यम से राष्ट्रपति से लेके मंत्रालय तक की जो खबर रखते हैं और सभी डॉक्यूमेंट इनके पास मौजूद हैं और ये सब फाइलें मौजूद हैं और ये शायद किसी संस्थाओं के पास या पार्टियों के पास नहीं है इतनी सारी जानकारियाँ। और यही कारण है कि समाज में आरक्षण का जो सही समाज में जो आरक्षण की लड़ाई लड़ी जा रही वो इसी संगठन के माध्यम से लड़ी जा रही। अभी हाल ही में कई संगठन और कई लोग समाज में गुमराह कर रहे हैं, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? समाज में तरह तरह के लोग गुमराह कर रहे हैं, आपको क्या इसकी जानकारी है? मैं उन लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि संविधान के दायरे में और कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अगर हम लोग एकजुट होकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं तो समाज को बहुत जल्द सफलता मिलेगी। और गुमराह करने से समाज को कभी ये होता है कि कौन किस दिशा में हमको ले जा रहा है, समाज भी भ्रमित होता है और उसको भ्रमित नहीं होना चाहिए जो समाज के लिए काम कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव आ रहा है, ऐसे में तमाम समर्थन राजनीतिक पार्टियों को, भाजपा हो चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस हो, सब देना शुरू कर रहे हैं और तमाम संगठन है, आपके निषाद संगठन और तमाम पार्टियां हैं जो कोई सपा में है तो कोई जो है भाजपा में है, मिल जा रही हैं कि हम लाभ दिलाएंगे। लेकिन कागज पत्तर से मुस्तैद हमको लगता है कि अभी तक कोई दिखा नहीं। देखिए, ऐसा है कि चाहे वो 93-94 की बात हो या 8 की बात हो या अभी 15 की बात हो, 14 में जो मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया या अभी 20 अक्टूबर 20 को, तो ये सब हमारे पास साक्ष्य हैं। और साक्ष्य के साथ साथ 18 मंडल जो यूपी के हैं, उन मंडलों में इन मझवार और इनके सबके पर्यायवाची जातिगत नामों से प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश भी शासन द्वारा कराए गए थे। वो सब आपके पास हैं। लेकिन जब तक ये संविधान में उनके मूल जाति जैसे मझवार के साथ माझी, केवट, बिंद ये अंकित नहीं होते, तब तक उनको प्रमाण पत्र का लाभ नहीं मिलेगा। हम उसी लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इसमें हम लोग सफल हों। जैसा कि भारतीय संविधान में ये कहा गया है कि कोई भी लड़ाई आम आदमी भी कर सकता है, चाहे वो ज्ञापन दे सकता है, कोई भी आंदोलन कर सकता है। एक दूसरा कि राजनीतिक पार्टी या संगठन अपने पैड के माध्यम से ज्ञापन देता है, लेकिन तमाम लोग बिना रजिस्टर्ड मतलब कि गुमराह करने के लिए बिना पैड, एक पैड फर्जी तरीके से बना दे रहे हैं, चाहे वो मीडिया का पैड हो, चाहे वो ऐसा ही कोई समाज का नेता हो, उसके नाम से
लिख के नाम की ये हम ज्ञापन दे रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग आपकी जातियों में उत्तर प्रदेश से ज्ञापन बना के राष्ट्रपति को भेज रहे हैं, प्रधानमंत्री को भेज रहे हैं, क्या है ये सब? मेरा उनके लिए तो यही सुझाव है कि वो विधिवत कानूनी रूप से जो ज्ञापन बनते हैं उन ज्ञापन को वहाँ पर दें, जिससे कि उसका प्रभाव वहाँ मंत्रालय में भी पड़े, महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ भी कार्यालय में पड़े। क्योंकि इस तरह के फर्जी पैड से या किसी बगैर अनरजिस्टर्ड संस्था के आप जो भी ज्ञापन देते हैं उनका कोई महत्व नहीं मिलता है, तो उस महत्व को नकारने की बात है। दूसरा ये कि जैसे हमने कहा कि 17 जातियों का प्रस्ताव जब 2 बार भारत सरकार द्वारा टर्न डाउन कर दिया गया है, तो अब कितने भी आप प्रस्ताव भेजिए उन पे कोई कंसिडरेशन भारत सरकार नहीं करेगी, वो सब निरस्त होंगे। मीडिया का काम है समाज को जागरूक करना, और अगर कोई समाज में जागरूकता फैलानी है तो एक मुहिम चलाता है। तो ऐसे में अगर कोई फर्जी तरीके से पैड बना दे, बिना रजिस्टर्ड लेटर पैड बना के भेजे, तो ऐसा तो मीडिया का काम नहीं है और मीडिया की आचार संहिता के विरुद्ध भी माना जाता है। इस पे क्या कहेंगे? इस तरह के लोग फर्जी तरीके से पैड बना नहीं, वो तो एक राजनीतिक लाभ की बात अलग हो गई। अदरवाइज मीडिया का या किसी का भी कोई पैड है, पूर्व सांसद का नाम लिख दिया जा रहा है उस पैड पर। उसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि जब 17 जातियों का प्रस्ताव स्वीकृत ही वहाँ पे स्वीकृत की बात छोड़ दीजिए, उस पर कोई विचार ही नहीं किया जाना है, तो उस मुद्दे को बढ़ाने से कोई लाभ नहीं। निश्चित रूप से आप क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को? चुनाव भी आ रहा है, ऐसे में समाज आज़ादी के बाद से अब तक गुमराह ही होता चला आया है। आपके परिवार से लाभ मिला था और वो लाभ अब समाज फिर से चाहता है आपके माध्यम से, क्या संदेश? मैं ये चाहूँगा कि पूरे प्रदेश में सभी लोग एकजुट होकर तय करें, दबाव बनाएं, आरक्षण का लाभ लें, और जो आरक्षण दे उसके बारे में विचार करने के बाद जब हमको आरक्षण का प्रमाण पत्र मिलने लगे तब तय करें कि वोट किसको देना। और मुख्य मुद्दा ये आपका रहेगा कि मझवार की जो उपजातियां हैं वो संवैधानिक दायरे में आए। मझवार, गोंड, पासी तरमाली और तुरैया की जो उपजातियां समतुल्य नाम या पर्यायवाची नाम गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा परिभाषित किए गए हैं, उनको संविधान में उन जातियों के सामने रखकर प्रमाण पत्र देने का काम शुरू हो जाना चाहिए। ये मुख्य लड़ाई है। मुख्य लड़ाई है। बहुत बहुत धन्यवाद राम कुमार जी, आपने इतनी सटीक जानकारी दी, और इस जानकारी से निश्चित रूप से समाज जागरूक होगा और समाज आरक्षण का जो ये विसंगतियों में भ्रमित है आज़ादी के बाद से अब तक, उसको पहले इनके पिताजी कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल जी ने दूर किया था और शुरुआत की थी आरक्षण की लड़ाई, और ये जंग अभी जारी है। इस जंग को राम कुमार जी लेके लड़ रहे हैं और बाई साक्ष्य के माध्यम से, आरटीआई के माध्यम से समाज के आरक्षण की जंग में अभी तक समाज को आरक्षण दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन जातियों को संवैधानिक हक नहीं मिल जाता तब तक ये जंग जारी रहेगी। ऐसे में अब देखना ये है कि 2022 का विधानसभा चुनाव आ रहा है और ये जो जातियां हैं, निषाद, मझवार, बिंद, तुरैया और भर, गोंड, ये जो जातियां हैं, इन जातियों का जो 17 जातियों का समूह है, आखिर किस तरह से आरक्षण के दायरे में आती है और सही मायने में इसकी लड़ाई लड़ने वाले राम कुमार जी की बातों को अमल करती है या नहीं। अगर अमल नहीं करती है, समाज बहकावे में आ जाती है, फरेबी झूठे मक्कार नेताओं के बहकावे में आ जाती है, तो वो दिन दूर नहीं कि फिर से गुमराह होके और आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़ जाएगा ये समाज। तो अब ये समय है कि 2022 का चुनाव आ रहा है और सही तरीके से, सही समय पर, सही बात को समझ के समाज जागरूक बने और आरक्षण का लाभ उठाए, तभी समाज का भला हो सकता है। तो समाज को जागरूक बनने की ज़रूरत है और समाज को पढ़े लिखे शिक्षित युवाओं की ज़रूरत है और इस तरह के सामाजिक नेताओं की ज़रूरत है। राम कुमार जी जैसे जागरूक नेताओं की ज़रूरत है। अगर समाज इस तरह से जागरूक हुआ तो निश्चित रूप से समाज का विकास हो सकता है और समाज मुख्य धारा से जुड़ सकता है। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए कानपुर से मैं सुभाष निषाद।